बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 242 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 243 मुलाहिज़ा फरमाएं। तोहफा वगैरह तो खैर क्या होगा, वो भी यकीनी से बोली। बहरहाल तुम्हारी ये नई शोबतेबाजी देखना चाहती हूँ, ज़रा पता तो चले कि तुम पिटारी से क्या निकाल कर दिखाना चाहते हो, जिसके लिए बच्चों की तरह तजस्सुस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। हम तीनों नीचे आकर टोनी की मर्सिडीज में बैठे और उसके घर की तरफ चल दिए। चंद मिनट बाद हम टोनी के घर जा पहुंचे। गार्ड गेट पर ही मौजूद था। टोनी ने उससे पूछा, तुमने उसकी खैर खबर ली थी? मैं खैर खबर कैसे ले सकता साहब, गार्ड ने मुदबाना लहजे में कहा। मेरे पास तो तहखाने की चाबी नहीं है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था, टोनी ने कहा और तेजी से तहखाने की तरफ बढ़ गया। मैं और रहीला उसके पीछे थे। टोनी ने सीढ़ियां उतर कर जेब से चाबी निकाल कर तहखाने का आहनी दरवाजा खोला। मेरी नजर सामने गई तो मेरे दिल में तशवीश की एक लहर सी तोड़ गई। हम डॉक्टर बर्नार्ड को जिस हालत में छोड़ गए थे वो फर्श पर उसी हालत में पड़ा था। ये कोई अच्छी अलामत नहीं थी। हमें गए हुए कई घंटे हो चुके थे। क्या वो इस दौरान कसमसाया भी नहीं था? क्या उसने करवट लेने की भी कोशिश नहीं की थी? वो बिल्कुल साख नजर आ रहा था। मेरे लाशौर की किसी गोशे में यह अंदेशा उभरा था कि कहीं वो किसी वजह से मर तो नहीं गया था। मेरे लिए ये एक नाकाबिले बयान सदमा होता। ये कुछ ऐसी ही बात होती जैसे किसी लबेगौर मरीज को नई जिंदगी देकर फौरन ही वापस ले ली जाए। डॉक्टर बर्नार्ड की सूरत में मुझे उम्मीद की जो किरण नजर आई थी वो मेरे लिए गोया इतनी ही अहम थी जितनी किसी लबेगौर मरीज के लिए नई जिंदगी। टोनी के जहन में भी यकीनन इसी अंदेशे ने सर उभारा था जिससे मैं दो चार था। वो लपक कर बर्नार्ड के करीब पहुंचा और उसने फर्श पर बैठकर बड़ी तवज्जो से उसकी नब्ज देखी, फिर मेरी तरफ देखकर बड़े मसरूर लहजे में बोला, सर ये जिंदा है। मुझे इसकी इतला पर हैरत नहीं हुई क्योंकि उस वक्त तक मैं बर्नार्ड के सीने में खफीफ सी हरकत महसूस कर चुका था, यानी सांस की आमदो रफ्त जारी थी। फिर भी उसका इतनी देर तक बेहोश रहना बहरहाल बाइसे तशवीश था। ये कौन है? राहिला ने जरा दूर ही खड़े खड़े पूछा। वो इसे पहचान नहीं सकी थी। यही तो है वो तोहफा जो तुम्हारी खिदमत में पेश करना था, मैंने जवाब दिया। अफसोस कि हमें इसकी अच्छी सी गिफ्ट पैकिंग करने का मौका नहीं मिल सका। तब राहिला करीब आ गई। उसने झुककर बर्नार्ड का चेहरा सीधा करके जरा गौर से देखा और गहरी सांस लेकर सीधी होगी। अच्छा, तो इसके लिए तुम इतनी ड्रामेबाजी कर रहे थे? क्या मतलब, तुमने पहचान लिया ये कौन है? मैंने जरा हैर से कहा। इसे पहचानना कौन सा मुश्किल काम है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं है, वो बेपरवाही से बोली। मैं भला इसे कैसे भूल सकती हूँ, ये डॉक्टर बर्नार्ड है। मैं तो सोच रही थी कि कहीं ये खबीस तो तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ गया, लेकिन मुझे ये कुछ बैद अज इम्कान सा नजर आ रहा था। इस दुनिया में कोई भी बात बैद अज इम्कान नहीं रही लाटियर, मैंने फलसफाना लहजे में कहा, फिर आंखें सुकेड़ते हुए उसका जायजा लिया। लेकिन तुम्हारे लहजे में खुशी की कोई झलक नहीं है। क्या तुम्हें जरा भी खुशी नहीं है कि जब हम इस मरदूद की तरफ से तकरीबन मायूस हो चुके थे तो ये कतई गैर मुतवक्के तौर पर न सिर्फ हमें नजर आ गया बल्कि हमारे काबू में भी आ गया। तुम्हारे ख्याल में मुझे इस पर क्यों खुश होना चाहिए? उसने पुरस्कून लहजे में पूछा। अहमक लड़की, जाहिर है अब तुम्हारा ये दोरंगा चेहरा ठीक हो जाएगा, मैंने तेजी से कहा। मेरे लिए अब ये कोई नई या इतनी बड़ी खबर नहीं है, वो बेपरवाही से बोली। मैंने कई बार तुम्हें बताया तो है कि आप मैं इस नुक्स के साथ जिंदगी गुजारने की आदी हो चुकी हूँ। जो खुशखबरी तुम मुझे सुनाना चाह रहे थे उसका अब मुझे कोई खास इंतजार नहीं। हमारी बातों के दौरान ही डॉक्टर बर्नार्ड कसमसाने लगा। हेलो डॉक्टर बर्नार्ड, टोनी ने मुस्कुराते हुए नहायत खुशकल्की से उसे मुखातिब किया, लेकिन वो वहशत ज़दा सी नजरों से बारी बारी हम तीनों की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में शनासाई की कोई झलक नहीं थी। फिर वो यूं कसमसाया गोया अपने हाथ पैरों को हरकत देना चाहता, लेकिन शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। अचानक उसके हल्क से खरखराती सी आवाज से बरामद हुई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन लोग हो, तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? सवालात उसने अंग्रेजी में किए थे। आहिस्ता आहिस्ता डियर, टोनी ने हाथ हिलाते हुए अंग्रेजी ही में कहा। तुमने तो एक सांस में 4 सवाल कर दिए और चारों ही नहायत गैर जरूरी और फजूल। टोनी मेरी तरफ देखकर गहरी सांस लेकर बोला, ये तो फिल्मी सीन शुरू हो गया। ये शैतान का चेला यादाश्त खो जाने का ड्रामा कर रहा है। वो अंग्रेजी में ही बात कर रहा था, शायद डॉक्टर बर्नार्ड को सुनाने के लिए। मैंने मुस्कुराते हुए इस्तज़ाहिया लहजे में कहा, भाई क्या बाइद है कि तुम्हारे जूते की नोक खतरनाक साबित हुई हो? तुम्हारी ठोकर से शायद इस बदरू का कोई गलत चैनल तब क्या हो। अब तुम ऐसा करो कि इसकी दूसरी कनपट्टी पर दूसरी ठोकर रसीद करो, शायद इससे चैनल ठीक हो जाए, सही नशरियात आने लगे। फिल्मों में तो ऐसा ही होता है, एक चोट से यादाश्त जाती है तो दूसरी चोट से वापस आ जाती है। बकवास मत करो, बर्नार्ड अब जरा खौफ ज़दा से अंदाज में सरदीवार के साथ लगाते हुए बोला। वो गोया मुतवक्के ज़र्ब से बचने की कोशिश कर रहा था। मत मारो मुझे, तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं मैं कौन हूँ? तुम लोगों ने मुझे तावान के लिए अगवा किया है। जब मुझे मालूम ही नहीं होगा कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हें तावान कैसे दिलाऊंगा, किससे दिलाऊंगा? और देखो मेरे अपने पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी जेबें देख लो, मेरी जेबें खाली हैं। उसकी बातें बेरब थीं। तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारी जेबें खाली हैं? मैंने उसे घूरा, तुम्हारी तो यादाश्त खो गई है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, वो फटी फटी सी आवाज़ में चीखा। मेरी जेबें खाली हैं, मुझे मालूम है, मैं गरीब आदमी हूँ, मगर तुम मुझे बताओ मैं कौन हूँ, मेरा कसूर क्या है? कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? टोनी ने यह कहते हुए
मेरी तरफ देखकर ठंडी सांस ली। मैंने राहीला की तरफ इशारा करके डॉक्टर बर्नार्ड को घूरते हुए कहा, इस लड़की को गौर से देखो और मुझे बताओ इसका क्या कसूर था। डॉक्टर बर्नार्ड ने वहशत ज़दा सी नजरों से राहीला को देखा और फटी फटी सी आवाज़ में बोला, कौन है ये? इसका चेहरा ऐसा क्यों है? हम खामोश रहे। हम तीनों एक टुक उसे घूर रहे थे। उसने बदस्तूर राहीला की तरफ देखते हुए इस तरह इजाफे के साथ एक बार फिर अपने सवालों की गर्दान शुरू कर दी, ये कौन है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? उसका दिमाग तो न जाने खराब हुआ था या नहीं, लेकिन मुझे अंदेशा महसूस होने लगा कि उसकी ये तकरार सुनकर मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। हम तीनों उसी तरह खामोशी से उसकी तरफ देखते जा रहे थे। आखिरकार वो खुद भी गोया अपनी तकरार से थक गया। उसमें दीवानगी का जो उबाल सा आया था वो खत्म हो गया। अचानक वो दीवार की तरफ मुंह करके बिलक बिलक कर रोने लगा। हिचकियां लेते हुए मध्यम सी आवाज में कहे जा रहा था, मुझे कोई नहीं बताता मैं कौन हूँ, मुझे कोई नहीं बताता मैं कौन हूँ। क्या वो वाकई याददाश्त खो चुका था? ये सोच कर ही मेरा दिल टूटा जा रहा था। मायूसी और दिल शिकस्तगी उस वक्त मुझ पर गलबा पा रही थी। उससे मुझे जिंदगी में पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था और डॉक्टर बर्नार्ड जब हमारे काबू में आया था उस वक्त मैंने जो खुशी और सरशारी महसूस की थी वो भी उससे पहले मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। मैं बाकी यही महसूस कर रहा था कि मैं राहीला के लिए एक बेबहा और बेबदल तोहफा ले रहा था, उसके लिए एक नई जिंदगी का पैगाम लेकर जा रहा था। अब गोया किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। मेरा दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया गया था और हर खुशी का एहसास उसमें से निचोड़ लिया गया था। उसके साथ साथ मैं अपने आप को राहीला की नज़र में बहुत खज्जल भी महसूस कर रहा था। हालांकि अगर डॉक्टर बर्नार्ड वाकई याददाश्त खो बैठा था तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैं फिर भी खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैंने गोया उसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद दिलाने के बाद अपने आप को उसकी नज़र में छोटा या झूठा महसूस कर दिया था। मैंने दुस्दीदा सी नज़रों से उसकी तरह देखा। वो गोया मेरे महसूसात से बिल्कुल बेखबर थी और उसे शायद इस सूरत हाल का कोई खास दुख भी नहीं था, या फिर शायद बात ये थी कि वो बहुत गहरी औरत बनने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे निदाम शर्मिंदगी में मुब्तला देखना नहीं चाहती थी। एकदम मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी। मैंने बर्नार्ड को दबोच दिया। उसके हाथ पांव तो बंधे हुए ही थे। मैंने उसे बुरी तरह जकड़ लिया और जरा भी हरकत करने के काबिल नहीं छोड़ा। एक हाथ मैंने उसकी गर्दन के पीछे से ले जाकर उसके मुंह पर जमा दिया था। टोनी ने उसकी टांगों पर घुटना जमा दिया और हीटर उसके पांव के एक तलवे से लगा दिया। वो बुरी तरह मसला लेकिन हिल ना सका। चिचड़ाहट के साथ गोश्त चलने की बू तहखाने में फैलने लगी। मेरे हाथ के नीचे से उसकी रू रू की सी आवाज ऊपर रही थी। चलने में बाद मैंने टोनी को इशारा किया। उसने उसके पांव से हीटर हटा लिया और धीरे धीरे मैंने भी डॉक्टर बर्नार्ड के मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने उसकी चीखों का गला तो घूंट दिया था, लेकिन अब उसके मुंह से मुगलजात का सैलाब उमड़ पड़ा। तकलीफ से उसका चेहरा मसक होकर रह गया था। फिर उसके पास गोया गालियां खत्म हो गई और वो एक अजीब बेहद नफरत अमेज लहजे में हमें बद्दुआएं देने लगा। मैं डॉक्टर बर्नार्ड को बहुत करीब से तो नहीं जानता था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि ये उसका स्टाइल नहीं था। तो क्या वो वाकई याददाश्त खो चुका था? कहीं मैं एक बेखबर शख्स पर तशद्दुद करके जुल्म का मुरतकिब तो नहीं हो रहा था? मेरे दिल में एक खले सी उभर आई। राहीला उठकर कमरे में टहलने लगी। वो किसी गहरी सोच में थी। मेरे जहन में तजब्जुब का बीज फूट चुका था। ताहम मैंने अपनी सख्त गिरी बरकरार रखते हुए अजबनाक लहजे में कहा, मालूम होता है हल्के डोज से तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आएगी। इस तरीके को तो हमारी जुबान में चपली कबाब वाला तरीका कहा जाता है। लगता है तुम्हारे पूरे जिस्म को चपली कबाब बनाना पड़ेगा। अब तुम्हारे दूसरे पाँव की बारी है। इसके बाद एक एक करके जिस्म के हर हिस्से की बारी आएगी। वो बदस्तूर रोते हुए बोला, तुम क्यों मुझ पर जुल्म किए जा रहे हो? तुम्हें क्यों मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? मैं तो मानने को तैयार हूँ कि मैं डॉक्टर बर्नार्ड हूँ, लेकिन इसके बाद अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं कैसे बताऊँगा? जो बातें मुझे मालूम ही नहीं मैं वो कैसे बता सकता हूँ? मुझे तो ये भी तुमसे ही मालूम हो रहा है कि मैं डॉक्टर बर्नार्ड हूँ। मैं तो खुद अपने बारे में परेशान हूँ, ऊपर से तुमने मुझे चलाना शुरू कर दिया। खुदा करे तुम भी इसी तरह जहन्नम की आग में चलो। वो एक बार फिर कराहने और बुरी तरह रोने लगा। राहीला बोली, फिलहाल ये सिलसिला बंद करो, हम लोग जरा ऊपर चलकर बातचीत करते हैं। वो मुझसे मुखातिब थी। मैंने एक लम्हे सोचा, फिर डॉक्टर बर्नार्ड से कहा, तुम कुछ और तवानाई जमा कर दो, हम थोड़ी देर में आकर तुमसे निपटने हैं। ये बात बहरहाल तय है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। ये दूसरी बात है कि इस वक्त तुम में सिर्फ चंद सांसें बाकी होंगी। टोनी ने हीटर अलमारी में वापस रख दिया और गार्ड को बुलाकर उसे बर्नार्ड की निगरानी पर खड़ा करके हमारे साथ ऊपर आ गया। हम ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहीला एक कुर्सी पर बैठकर कनपटियां मसलते हुए बोले, मेरा ख्याल है वो ड्रामा नहीं कर रहा। तुम दोनों ने जब उसे पकड़ा था तो क्या हुआ था? ऊपर बैठे हम काफी देर तक डॉक्टर बर्नार्ड के बारे में कुछ सोचते रहे। आखिर राहीला ने पूछा, तुम डॉक्टर बर्नार्ड के बारे में कुछ तजवीज़ पेश करने की बात कर रहे थे? हाँ, मैंने काफ़ी का आखिरी घूंट भरकर मग मेज़ पर रखा और एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद अपनी तजवीज़ बयान की। उनकी आंखों में दिलचस्पी की नहायत मामूली लहर उभरी। शायद उन्हें उसका कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल वो इस पर अमल करने के लिए तैयार थे। हम दोबारा तहखाने में पहुंचे। डॉक्टर बर्नार्ड जमीन पर पड़ा करा रहा था। हमें देखकर वो बुरी तरह खौफजदा हो गया। टोनी ने अलमारी से टेप निकाला और उसका एक टुकड़ा काट कर उसके होंठों पर चिपका दिया।
मैं उस दौरान में उसके करीब खड़ा था। मैंने बुड़बुड़ाते हुए अंग्रेजी में खुद कलामी के से अंदाज में कहा, जब ये हमारे किसी काम का ही नहीं तो फिर इस मुसीबत को यहाँ लटाए रखना क्या फ़ायदा, इसे जान ही चुरा लेते हैं। गार्ड और टोनी ने उसे उठाया और एक बार फिर उसे पहले की तरह गाड़ी में जाकर ठूंस दिया। फर्क सिर्फ ये था कि वो उस वक्त होश में था। रहीला मुकम्मल नकाबपोश वाली हालत में हमारे साथ थी। टोनी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी सुस्त रफ्तारी से गुलबर्ग की सड़कों पर सफ़र करने लगी थी। हम अपनी नीची आवाज़ों में बातें भी कर रहे थे, ताहम आवाज़ें बर्नार्ड भी सुन सकता था। रहीला बोली, मैं तो कहती हूँ दरिया रावी का ख्याल छोड़ दो, खामखा इतनी दूर तक सफ़र करने की क्या ज़रूरत है। यहीं गुलबर्ग में भी नहर मौजूद है, इससे क्यों नहीं फ़ायदा उठाते। वो भी अच्छी खासी गहरी है, आजकल तो उसमें खूब पानी आ रहा है, इसमें यह अच्छी तरह डूब भी जाएगा। लंबा आदमी है, कहीं कोई तदबीर तो नहीं कर लेगा। टोनी ने जरा तशवीश से पूछा। इसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, मुंह पर टेप है, तरकीब क्या खाक करेगा। राहिला नगवारी से बोली, मजीद एहतियात के तौर पर हम इसकी कमर के साथ थोड़ा बहुत वजन भी बांध देंगे। मेरा ख्याल है तुम्हारी तजवीज़ मुनासिब ही है। मैंने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, हमें रावी तक जाने की जरूरत नहीं है, हमारा मकसद तो इसी इलाके में पूरा हो जाएगा। मेरा ख्याल है मुस्लिम टाउन वाले पुल पर चलते हैं, वहाँ इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा होगा, हम जरा इत्मीनान से अपना काम कर सकेंगे। तो फिर मैं गाड़ी मुस्लिम टाउन की तरफ मोड़ लूँ? टोनी ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। गाड़ी की डिग्गी में कोई फालतू चीज़ मौजूद है? टोनी ने एक लम्हे सोचा, फिर बोला, गाड़ी का एक फालतू व्हील मौजूद है। मेरा मतलब है सिर्फ लोहे का रैंप है, उस पर टायर नहीं है, वो काफ़ी वजनी है, बस वही ठीक रहेगा, वही बांधे। डॉक्टर बर्नार्ड उस दौरान में मुड़ी थोड़ी हालत में फर्श पर साग पड़ा था। मैं पिछली सीट पर था और मेरे पाँव उसकी टांगों पर टिके हुए थे। हम जानबूझकर उर्दू में बातें कर रहे थे ताकि डॉक्टर बर्नार्ड ये समझे कि हम उसे अपनी गुफ्तगू के मकसद से बेखबर रखना चाह रहे थे, जबकि मुझे यकीन था कि बर्नार्ड काफ़ी हद तक उर्दू समझता था। वो जिस तरह आंखें बंद किए साथ पड़ा था, उससे मुझे महसूस हो रहा था कि वो कान लगाकर हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। जल्दी हम नहर के मुस्लिम टाउन वाले पुल पर पहुंच गए, जहां से नशीब में एक रास्ता FC कॉलेज की तरफ जा रहा था। हम उसकी दूसरी तरफ आ गए। यहाँ दोनों तरफ की सड़कों पर इत्तेफाक से लाइट्स भी उस वक्त बंद थी, जिससे हमारा काम और भी आसान हो गया। वैसे भी यहाँ दोनों तरफ खासा ऊंचा ऊंचा सब्जा और दरख्तों की कतारें थी, जिनकी वजह से पूरी इसरार और मुलगजा सा अंधेरा फैला रहता था। टोनी ने गाड़ी जरा नशीब में दरख्तों के दरमियान ले जा रोकी। नहर के दोनों तरफ वन वे सड़कें थीं जो वहदत रोड और अपर माल को मिलाती थी। उन पर हस्ब तवक्को उस वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त खत्म हो चुकी थी। हम तीनों पुर इसरार सायों की तरह गाड़ी से उतर आए और हमने बर्नार्ड को तकरीबन खींच कर गाड़ी से निकाला। उसका मुंह बंद था, लेकिन घुटी घुटी कुछ आवाज़ों से अंदाजा हुआ कि वो करा रहा था। टोनी ने नहायत फुर्ती से डिक्की से व्हील का आहिरी रैंप निकाला। हमने उसी फुर्ती से उसे नायलून की डोरी के जरिए बर्नार्ड की कमर से बांध दिया। रैंप समेत वो काफ़ी वजनी हो गया, लेकिन हम तीनों ने मिलकर उसे उठाया और ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा हमें, लेकिन हम तीनों ने उसे उठा लिया और एहतियात से इधर उधर देखा। दोनों तरफ सड़कों पर दूर दूर तक किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई नहीं दे रही थी। हम तेज़ी से उसे छोटे से पुल पर ले आए। पुल की दीवार बहुत छोटी थी, नीचे नहर के पानी की सतह तारों की मुलगजी रोशनी में कहीं कहीं से झिलमिला उठती थी। चारों तरफ गहरा सकूत तारी था, सिर्फ पानी की मध्यम सी सरसराहट या फिर कभी कभार झींगड़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम तीनों ने पुल की नीची सी दीवार पर डॉक्टर बर्नार्ड को झूला दिया और उसे नहर में उछालने ही लगे थे कि उसकी ऊँ कुछ तेज हो गई। मैंने गोया यकदम हंगामी अंदाज में खुद को रुकते हुए और अपने साथियों को रोकने की कोशिश करते हुए घबराहट आमेज से अंदाज में कहा, ठहरो ठहरो, शायद कुछ कहना चाहता है। हमने उसे पुल की दीवार पर लिटा दिया और मैंने उसके मुंह पर चिपका टेप आहिस्तगी से हटाते हुए कहा, अगर तुमने चीख मारने की कोशिश की तो तुम दूसरे लम्हे नहर में होगे। उसने चीख नहीं मारी। टेप हटते ही वो बुरी तरह हाँफने लगा, जैसे बहुत दूर से दौड़ता हुआ आ रहा हो। उसे यकीनन उसकी जान पर बनी हुई थी। उसकी गहरी सांवली रंगत तो मुलगजे अंधेरे से मेल खा रही थी, लेकिन आंखों का सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा गोया अलग ही चमक रहा था। वो चलना में गहरी गहरी सांसें लेता रहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, खुदा के लिए मुझे जल्दी वापस ले चलो वरना मैं नहर में गिरे बगैर ही मर जाऊँगा। यानी तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई है? मैंने मसनूई बेयकीनी से पूछा। हाँ, अब तंज वगैरह मत करो, मेरी यादाश्त बिल्कुल ठीक है और तुम मुझसे भी बड़े सुअर के बच्चे हो। वो नकाज ज़्यादा लहजे में बोला, कितनी खुशी की बात है कि ना आखिरी लम्हे पर तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई। मैंने गोया खुशी से निहाल होते हुए कहा, खुदा का शुक्र है अभी हमने तुम्हें हाथों से छोड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से उसकी कमर से रैंप पटाया और हम नहायत फुर्ती से उसे गाड़ी में वापस ले आए और पिछली सीट पर बिठा दिया। अब तुम किसी हद तक बाइज्जत लोगों की तरह सफ़र कर सकते हो, मैंने कहा। बहरहाल एहतियात ज़रूरी है। ये कहते हुए मैंने टेप उसके होंठों पर दोबारा चिपका दिया। उसके हाथ पाँव भी बदस्तूर बंधे हुए थे। मैं उसके बराबर बैठ गया। टोनी ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तेज़ी से वापस रवाना हो गए। मेरे जहन से जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया था। मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा था। सारी थकन दूर हो गई थी। टोनी और राहिला बिल्कुल खामोश थे। देखा तुम लोगों ने कैसी बाबरकत नहर है, मैंने खुशगवार लहजे में कहा। इसके ऊपर झूला झुलाने से बेचारे डॉक्टर बर्नार्ड की यादाश्त वापस आ गई।
वरना बेचारा इस दुनिया से यादाश्त के बगैर ही रुखसत हो जाता। किसी ने कोई जवाब ना दिया। बर्नार्ड मुंह फेर कर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। सड़कों पर ट्रैफिक बरानाम था। जल्द ही हम टोनी के घर वापस जा पहुंचे। एक बार फिर हमने तहखाने का रुख किया। डॉक्टर बर्नार्ड को अब भी उठाकर नीचे पहुंचाया गया। तहखाने में एक गोशा हवालात की कोठरी से मुशाबा था। उसका दरवाजा भी आईनी सलाखों वाला था। इस बार हमने बर्नार्ड को उसमें पहुंचा दिया और फर्श पर बिछे गद्दे पर लेटा दिया। मैंने उसके मुंह से टेप हटाकर कहा, अगर तुम अच्छे इंसानों का रवैया इख्तियार करोगे और मौका मिलते ही फरार की कोई स्कीम बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो ज़रा बेहतर और बाइज्जत अंदाज में रह सकोगे। रहोगे तो तुम इसी तहखाने में, लेकिन तुम्हें हवालात नुमा इस कोठरी से निजात मिल जाएगी। तुम चाहते क्या हो? अचानक उसने पूछा। उसके लहजे में इज़्मेहलाल और थकन थी। क्या अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया कि हम क्या चाहते हैं? मैंने कदरे हैरत से पूछा। मेरी क्या समझ में आया है, इसे तुम छोड़ो, मैं तुम्हारी जुबान ही सुनना चाहता हूँ। वो धीमे लहजे में बोला। अब वो एक माकूल इंसान मालूम हो रहा था। मैंने राहीला की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़की जिसका चेहरा तुमने बिगाड़ा था, हम चाहते हैं इसका चेहरा ठीक कर दो। बस उसने तस्दीक चाही। गोया मेरा मुतालबा उसकी तवक्कुआत से बहुत कम रहा है। तुम और क्या समझ रहे थे? मैंने दरियात किया। मैं सोच रहा था शायद तुम रेड डार्ट के बारे में मुझसे वो बातें पूछने की कोशिश करोगे जो मुझे खुद भी मालूम नहीं है। वो बोला, फिलहाल मैंने तुम्हारी रेड डार्ट पर लानत भेजी हुई है, क्योंकि फिलहाल हमें ऐसी कोई इतला नहीं मिल रही है जिसे पता चलता हो कि वो दोबारा हमारे मुल्क में सरगर्म होने की कोशिश कर रही है या उसकी बाकियात नए सिरे से मुनज़्ज़म हो रही हैं। इसलिए हमने भी उसका पीछा छोड़ दिया है। हो सकता है भी तुम्हारे अलावा भी तुम्हारी तंजीम के कुछ बचे कुछ लोग यहाँ मौजूद हों, लेकिन जब तक वो कोई शरारत नहीं करेंगे हम उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो बगौर मेरी तरफ देखते हुए आंखें यूं फैलाए हुए था जैसे कुछ और भी सुनने की तवक्को रखता हो, लेकिन सिर्फ इतना सुनकर उसने गोया सुकून की सांस ली। मैंने अब कदरे दोस्ताना लहजे में कहा, अगर तुम राहीला का चेहरा ठीक कर देते हो तो मैं बाकी हर बात भूल जाऊंगा। खुफिया इदारों को अगरचे इस वक्त भी तुम्हारी तलाश है, लेकिन मैं दिल पर जबर करते हुए तुम्हें उनसे भी बचा लूंगा। अगर तुम मुल्क से फरार होना चाहते हो और तुम्हें इसमें कोई मसला दरपेश है तो मैं वो भी हल करा दूंगा, तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। वो मुरबियाना अंदाज में मुस्कुरा दिया। इस मेहरबानी की जरूरत नहीं, मैं जब तुम्हारे मुल्क से निकलना चाहूँगा निकल जाऊँगा। कहा, तुम्हारे खुफिया इदारे तमाम रास्तों की निगरानी कर रही हो, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी होगा कि मुझे तुम्हारी कैद से रिहाई मिल चुकी हो। उसने इतनी खुद अजमाती से बात की थी कि मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। वो शायद मेरी आंखों में हैरत की लहर महसूस करते हुए बोला, तुम्हारे मुल्क में घुसना और यहाँ से निकलना दोनों ही बड़े काम आसान हैं। मामूली दर्जे के बदमाश, दहशतगर्द, तखरीबकार, स्मगलर और गैर कानूनी तारकीन वतन ये काम करते रहते हैं। मैं तो फिर भी रेड डार्ट का आदमी हूँ। बात अफसोसनाक थी लेकिन सच थी। मैं दिल ही दिल में उस पर शर्मिंदा हुए बगैर न रह सका। तहम मैंने अपनी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। बाज़-औक़ात ढीठ बने रहना इंसान की मजबूरी होता है। तो फिर तुम अब तक निकले क्यों नहीं थे? पाकिस्तान में क्यों टिके हुए थे? मैंने पूछा। शायद इसलिए कि मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथों जिल्लत लिखी हुई थी। और ठंडी सांस लेकर बोला, वैसे इसका दुनियावी जवाब यही है कि अभी मुझे हाईकमान की तरफ से ये मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं मिली थी। खैरियत तो है? मेरे कान खड़े हुए। क्या अभी यहाँ कुछ और फसाद फैलाने का प्रोग्राम है? वो हंस दिया लेकिन दूसरे लबे तकलीफ से करा उठा। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अपनी तकलीफ पर जब्त करते हुए उसने गोया मुझे तसल्ली दी। मुझे यहाँ रोके रखने की वजह कुछ और है। अब यहाँ मेरे और रेड डार्ट की एक दो दूसरी शख्सियत के सिवा तंजीम का कोई आदमी मौजूद नहीं है। मजीद किसी के आने का भी प्रोग्राम नहीं है। एक आध महीने में शायद बाहर से हाईकमान की तरफ से हमारे लिए भी कुछ अहकामात आ जाएं। दूसरी शख्सियत कौन है? मैंने पूछा। तुमने कहा था कि तुम रेड डार्ट के बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। उसने फ़ौरन मुझे याद दिलाया। ये वादा सिर्फ इस सूरत में है कि तुम राहीला का चेहरा ठीक करोगे। मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी हालत का तो कुछ ख्याल करो। मेरे पाँव में शदीद तकलीफ है। मेरा जोड़ जोड़ फोड़े की तरह दुख रहा है। इस वक्त तो यही गनीमत है कि मैं ज़हनी तौर पर इस काबिल हूँ जो तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। अब वक्त ही मुजमहल नजर आ रहा था। तुम खुद डॉक्टर हो, फिलहाल अपना इलाज तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। जिन दुआओं की जरूरत हो वो टोनी को लिखवा दो, अभी मंगवा दी जाएंगी। एक आध दिन में तुम्हारी हालत बेहतर हो जाएगी तो तुम्हें राहीला का चेहरा ठीक करने के लिए काम शुरू करना होगा। तो मेरे लिए जल्दी से दुआएं मंगवा दो प्लीज़। ये तो तुमने मेरे दिल की बात कर दी, और खुदा के लिए मेरे हाथ भी खोल दो। अब तो मुझे कुछ यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे बाजू मेरे जिस्म से अलहदा हो चुके हैं। उसका लहजा बिल्कुल मोदबाना बल्कि मुल्तजाना सा हो गया था। कोई बदमाशी तो नहीं दिखाओगे? मैंने गोया इत्मीनान करना चाहा। मुझमें अब बदमाशी की हिम्मत ही कहाँ है? वो करा कर बोला, मेरी तो जान पर बनी हुई है। बहरहाल अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो समझना कि तुम अपने साथ दुश्मनी करोगे। मैंने कहा और टोनी को इशारा किया। उसने उसके हाथ खोल दिए। मैंने कागज़ और कलम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम अपने लिए दुआएं खुद ही लिख डालो। मेरे हाथ अभी लिखने के काबिल कहाँ हैं? उसने बाजुओं को हरकत देते हुए कहा, जैसे वो अरसे तक फालिज का शिकार रहने के बाद ठीक होना शुरू हुआ है। ये तो मुझे मफलूज से महसूस हो रहे हैं। उसने हाथों की उंगलियां हिलाने की कोशिश की। कोई बात नहीं,
अक्सर डॉक्टरों के नुस्खे देखकर यही गुमान गुजरता है जैसे वो फाले-ज़दा हाथों से लिखे गए हैं। मैंने कहा और कलम उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वो कलम सही तौर पर थाम भी नहीं सका। चुनाचे उसने दुआओं के नाम बताए और टोनी ने लिखे। फिर टोनी वो पर्चा ऊपर अपने नौकर को देकर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर बर्नार्ड से मिलकर वापस आ गए। इसी दौरान 2 दिन गुजर चुके थे। 2 दिन गुजरने के बाद डॉक्टर बर्नार्ड की तबीयत बेहतर हो गई थी। उसने जो फार्मूले लिख कर दिए थे वो मिलना नामुमकिन हो गए थे। उन फार्मूलों में एक ऐसा फार्मूला था जिसे फार्मूला 1 कहा जाता है और कोई भी देने को तैयार नहीं था। मेरे जानने वाले एक डॉक्टर मिस्टर हैरिस थे। मैंने सोचा उनसे क्यों न राब्ता कर लिया जाए। उनसे राब्ता करने पर जब मैंने उन्हें फार्मूला 1 के बारे में बताया तो वो सोच में पड़ गए। उनका कहना था कि यह फार्मूला ऐसा है कि किसी भी ऐसे इंसान को देना नामुमकिन है जो इसका इस्तेमाल नहीं जानता। लेकिन मैंने उनकी मिन्नत समाजत जारी रखी। वो गालबन कुछ सोच कर बोले कि आज शाम 6 बजे मुझसे मुलाकात करें। उस वक्त तक मैं ज़रा और गौर खोज कर लूँगा। हम दोस्ताना माहौल में बैठकर बातें करेंगे, 2-4 ड्रिंक्स लेंगे और किसी न किसी नतीजे पर पहुँचाएंगे। मिस्टर हैरिस, मसला इतना नाजुक है कि मैं महज मुलाकात बराए मुलाकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंने मुलायमत से कहा, मुझे कोई वाज़ेह वादा, कोई कभी उम्मीद चाहिए। अगर आप ये काम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते तो साफ इनकार कर दीजिए। मैं बुरा नहीं मनाऊंगा और कोई दूसरा रास्ता तलाश करने की कोशिश करूंगा। मेरे लहजे में बेशक मुलायमत थी, लेकिन मैंने बात 2 टोक की थी। मेरी धड़कनें कुछ तेज हो चुकी थी। दरहकीकत मेरे सामने फिलहाल तो कोई दूसरा रास्ता ही था नहीं। मैं तो खामखाई हद से ज्यादा पुरएतमाद बनकर उस पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था और कुछ धमकी अमेज से इशारे दे रहा था। वह जवाबन इनकार भी कर सकता था और अपने इनकार पर अड़ा भी रह सकता था। उस सूरत में किसी जायज़ और कानूनी रास्ते पर चलते हुए तो मैं उससे अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब जब के मतलूबा आदमी मेरे सामने आ गया था, मैं टेढ़ी उंगलियों से भी घी निकालने से दुरेग नहीं करूँगा, ख्वाह उसके लिए मुझे नागवार और तकलीफ दे नताइज ही क्यों न भुगतने पड़े। चंद लम्हे की सबर आजमा खामोशी के बाद वो खिलाफ तवक्को खुशगवार लहजे में बोला, बहुत ज़िद्दी आदमी है मिस्टर चौधरी। माजरत के साथ कहूँगा कि मैं ना तो ज़िद्दी हूँ और ना ही तलख। मैंने भी खुशगवार लहजे में कहा, सिर्फ ज़रूरत ने मुझे ऐसा बना दिया है और ज़रूरत बहुत संगीन नोयत की है। अगर आम हालात में आपसे मुलाकात हुई होती तो शायद आप मुझे बहुत मुख्तलिफ आदमी महसूस करते और यह भी मुमकिन था कि आप मुझे अपने नहायत पसंदीदा दोस्तों में शुमार करने लगते। ओह क्या वाकई? वो धीरे से हंसा। उसकी हंसी भी गुंजीली सी थी, यकीन नहीं आ रहा। फिर वो संजीदा लहजे में बोला, काश आप मुझे ज़रूरत की नोयत बता सकते, खुलकर बात कर सकते। काम हो जाने के बाद शायद मैं आपको सब कुछ बता दूँ, बल्कि शायद उस शख्स को भी आपके सामने ला खड़ा करूँ जिसके लिए ये तकरीबन ज़िंदगी मौत का मसला है। फिर आप यकीनन खुश होंगे कि आपके हाथों से तकरीबन लाइल्मी में एक बहुत नेक काम हो गया है। अच्छा ठीक है, गो कि आजकल के ज़माने में किसी बात पर एतबार करने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन मैं आपकी ज़ुबान पर भरोसा कर लेता हूँ। आप मेरी तरफ से तकरीबन वादा ही समझिए, लेकिन मैं पहले कुछ देर के लिए आपके साथ बैठकर आपसे बात करके ज़रा इत्मीनान करना चाहता हूँ कि आप किस किस्म के आदमी हैं। मैं अपने तौर पर ज़रा मुतमईन होना चाहता हूँ कि मैं किसी गलत आदमी को एक अहम चीज़ तो नहीं दे रहा हूँ। इस दौरान में मैं आपके बारे में मज़ीद मालूमात भी हासिल कर लूँगा। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। हरगिज़ नहीं, मैंने जवाब दिया। अगर आप मेरे बारे में इलाके के थाने से भी मालूमात हासिल करेंगे तो मैं बुरा नहीं मनाऊँगा। वो आप ज़रा खुलकर हंसा और बोला, नहीं नहीं, खैर इतनी मुझे उम्मीद है कि आप इतने गैर मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं हैं जो आपके बारे में इलाके के थाने से मालूमात हासिल करने की ज़रूरत पेश आए। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं एक और बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चंद ग्राम फार्मूला 1 की मुँह मांगी कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे शुरू में ये पेशकश करना अच्छा मामला तो नहीं लगता कि कहीं आप ये न समझें कि मैं आपको लालच देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब जब कि आप तकरीबन आमादा हो ही चुके हैं, मैं ये बात कह देने में कोई हर्ज नहीं समझता। आप चाहें तो लाखों में भी उसकी कीमत तलब कर सकते हैं। ओह, मैं अब भी ये समझ सकता हूँ कि आप मुझे लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। वो हंसते हुए बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर उस चीज़ की अब भी आपकी नज़र में कोई कीमत है तो वो आप बिला तकल्लुफ़ मुझसे वसूल कर सकते हैं। मैं किसी की शराफत से कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मैंने कहा, बाज़ लोगों के नज़दीक कीमत चीज़ की नहीं ज़रूरत की होती है। वो संजीदगी से बोला, लेकिन वो तकरीबन ब्लैकमेलर होते हैं और मैं थोड़ा सा भी ब्लैकमेलर नहीं हूँ मिस्टर चौधरी। वो केमिकल जब इस्तेमाल होता था तब भी इतना महंगा नहीं था और अब तो उसकी कीमत मिट्टी कूड़े के बराबर भी नहीं, बल्कि अब तो उसका किसी के पास मौजूद होना ही जुर्म करार दिया जा सकता है। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ कि आपकी ज़रूरत का सुनकर फैल जाऊँ। मैं आपसे इसकी कोई कीमत वसूल नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हैरिस, पेशगी शुक्रिया। मैंने हकीकतन शुक्रगुजारी से कहा, क्या वो आपकी रसाई में है? मेरा मतलब है जब आप मुझे वो देने का हतमी फैसला कर लेंगे तो फौरी तौर पर दे सकेंगे या नहीं? कहीं किसी फैक्ट्री या गोदाम वगैरह में तलाश तो नहीं कराना पड़ेगा? नहीं नहीं, फैक्ट्री या गोदाम वगैरह में तो अब उसका नामो निशान नहीं मिलेगा, उसने जवाब दिया। जिन दिनों में उसका स्टॉक ज़ाया किया जा रहा था, मैं न जाने क्यों उसके 2-3 छोटे डिब्बे उठाकर घर ले आया था।
मैं तो उन्हें तकरीबन भूल ही चुका था। अब तुमने इतनी शद्दोमत से जिक्र छेड़ा तो मुझे याद आए थे। न जाने किस स्टोर में पड़े होंगे, तलाश कराने पड़ेंगे। मेरे घर में कई बड़े बड़े स्टोर रूम है और सब में न जाने क्या क्या काट कबाड़ भरा हुआ है। बहरहाल वो मिल जाएंगे, ये कोई मसला नहीं है। उसके लहजे में इत्मीनान था। मेरे रूम में एक अजीब सी सरचारी उतर आई। अगर वो शख्स मेरे सामने होता तो शायद मैं उसके हाथ चूम लेता। मैंने उसका इतना शुक्रिया अदा किया कि वो शर्मिंदा हो गया और बोला, मत भूलें कि अभी मैंने आपका काम किया नहीं है मिस्टर चौधरी। मेरे नुक्ता नज़र से तो कर ही दिया है, मैंने कहा। वो हंस दिया और मैंने घड़ी देखते हुए कहा, ठीक 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, उसने कहा और मैंने उसे खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उस वक्त 4:30 बजे थे। मुझे 1.5 घंटा मजीद गुजारना था। मैंने एक बार फिर अपने आप को काम में उलझा लिया। बेताबी अपनी जगह थी, लेकिन अब मुझे तमानियत भी इतनी हासिल हो चुकी थी कि 1.5 घंटा गुजारना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। मैं वक्त की सितम ज़रीफ़ी पर हैरान था। बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ हासिल करना भी जो शेर लाने से कम नहीं रहती, जिसकी कदर कीमत बकौल हैरत है कूड़े करकट के बराबर भी नहीं होती। आप उसकी मुँह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं, मगर वो आपकी रसाई से दूर होती है। बहरहाल किस्मत मुझ पर मेहरबान थी और यह मसला हल हो गया था। मैंने फ़ोन करके टोनी को भी इतला दे दिया और उसे बता दिया कि 6 बजे मेरी हैरत से मुलाकात तय पाई गई थी। रहीला को भी मैंने ये खुशखबरी सुना थी। वो फ़ौरन बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। क्यों? मैंने उसे घूरा। वो उस वक्त मेरे कमरे में आई हुई थी। तुम अपने सच को मुकम्मल ही कर देना। और मुस्कुराते हुए बोली, उसे मेरी सूरत दिखा देना और दर्दनाक लहजे में अपील करना। हजूरे वाला ये है वो सितम रसीदा लड़की जिसके लिए दरअसल मुझे फार्मूला एक ही ज़रूरत है। इसके हाल पर रहम खाएं। अगर कोई थोड़ी बहुत रुकावट बाकी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तुम्हारी खातिर मैं ये भी कर गुजरता। मुझे कुछ भी करने में यार नहीं, लेकिन मैं मसलहतन तुम्हें वहाँ नहीं ले जाना चाहता। मैंने संजीदगी से कहा, क्या है वो मसलहत? वो बदस्तूर शरीर से अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वो तुम्हारे चौकटे पर यह अजीब व गरीब कार्रवाई देखकर ज़रूर तजस्सुस में मुब्तला हो जाएगा कि आखिर यह अनोखा किस्म का कारनामा किसका है और कौन उसे दुरुस्त करने का फार्मूला तैयार कर रहा है। वो फार्मूला क्या है, वगैरह वगैरह। केमिकल देने से पहले वो ज़्यादा तफसीली पूछताछ शुरू करते। दवासाजी के बिजनेस से उसका ताल्लुक है। ऐसे किसी अनोखे मामले में तो उसकी दिलचस्पी बहुत शदीद हो सकती है। राहिला खामोश रही, ताहम उसके होंठों पर मुस्कुराहट बरकरार रही थी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, इससे भी ज़्यादा खदशा मुझे इस बात का है कि कहीं गैरी हैरिस का ताल्लुक भी रेड डार्ट ही से ना हो या माजी में न रह चुका हो। ऐन मुमकिन है वो तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ जाए कि यह डॉक्टर बर्नार्ड की कार्रवाई है। उसे मालूम हो कि इस नुक्स को ठीक भी बर्नार्ड ही कर सकता है। जाहिर है उसके लिए नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं होगा कि इस वक्त बर्नार्ड किसी न किसी अंदाज में हमारे काबू में है और मैं फ़िलहाल किसी को इस बात की हवा भी नहीं लगने देना चाहता कि हमें बर्नार्ड के बारे में कुछ मालूमात हासिल है। 5:45 बजे मैं ऑफिस से निकल खड़ा हुआ। हैरिस का एड्रेस मॉडल टाउन का था। फासला खासा था, लेकिन ठीक 6 बजे मैं उसके मकान के सामने मौजूद था। वो एक अजीम शान हवेली नुमा मकान था। ज़रा पुरानी तर्ज का था, लेकिन उस पुरानेपन में एक अलग ही किस्म की शान थी और वो नहायत पुरशकून दिखाई दे रहा था। उसके लान की खूबसूरती भी काबिल दीद थी। 2 लंबे तिरंगे मुसल्ला मुहाफिजों ने मेरी गाड़ी का हारन सुनकर गेट तो फौरन ही खोल दिया था, लेकिन जूं ही मैंने ज़रा आगे पहुंचकर गाड़ी रोकी तो वो दोनों तरफ की खिड़कियों पर आन चुके। वो मकामी ही थे। मैंने गाड़ी से उतरते हुए उन्हें बताया, मिस्टर गैरी हैरिस के साथ 6 बजे मेरी मुलाकात तय है। आपका नाम अफसल चौधरी है। उनमें से एक ने खास मुहज़्ज़ब और शाइस्ता लहजे में पूछा। हालांकि शक्ल सूरत और वज़ाकता से वो नहायत पकड़ और करख्त मिजाज दिखाई देते थे। हाँ, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमा दिया। उसने अपनी गन कंधे पर लटकाते हुए जेब से वाकी टाकी निकाला और अंदर किसी को इतला दी। अफसल चौधरी साहब आ गए हैं। यह जुमला उसने उर्दू ही में कहा था। चंद लम्हे बाद सामने का चौबी दरवाज़ा क्लिक की हल्की आवाज़ के साथ खुला और एक बावर्दी बटलर बाहर आ गया। वो बर्मी मालूम होता था। उसने मुझे महज एक नपी तुली मुस्कुराहट के साथ नवाजने पर इक्तिफा किया। मुंह से कुछ न बोला। तनकीदी सी नज़रों से उसने न सिर्फ मेरा सरसरी जायजा लिया बल्कि मेरी गाड़ी को भी गहरी नज़र से देखा। शायद अंदाज़ा कर रहा था कि मेरी औकात हैरिस से मिलने की है भी या नहीं। ड्राइवे में पहले ही 3-4 शानदार और बेशकीमत गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने बटलर को ज़रा सर्द निगाहों से घूरा। वो कुछ सटपटा सा गया और उसने फ़ौरन मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। भारी भरकम मुनक्किश चौबीस दरवाज़ा एक बार फिर क्लिक की हल्की आवाज़ के साथ मुकम्मल खुल गया और मैं बटलर के पीछे अंदर पहुंचा। दरवाजे के अकब से ही फर्श दबीज और नफीस कालीन से ढका हुआ मुल्कजी रोशनी ने मेरा इस्तकबाल किया। एक तवीलो अरीज हाल से गुजरकर हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सामने लाउंज, डाइनिंग हॉल वगैरह दिखाई दे रहा था, लेकिन कहीं कोई ज़ी-रू नज़र नहीं आ रहा था और ना ही किसी तरफ से किसी किस्म की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाहर से वह मकान खूबसूरत, आलीशान और पुरशकू था। उसे देखकर रूह में एक नई उमंग और दिल में नई जिंदगी की तरंग महसूस होती थी। बलाई मंजिल पर भी हम वैसे ही एक हाल से गुजरते हुए राहदारी में आ गए। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया और टूटी फूटी सी उर्दू में बोला, साहब इधर स्टडी में है।
उसने नाप घुमाकर मेरे लिए दरवाजा जरा सा खोल दिया और पीछे हट गया। मैं कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजा क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ मेरे अक्क में बंद हो गया। कमरे में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। कोई उम्दा किस्म का एयर फ्रेशनर छिड़का गया था। वो एक शानदार स्टडी और लाइब्रेरी थी। चारों तरफ किताबों की कितारें दूर तक चली गई थी और अलमारियां छत तक बुलंद थी। उस मेज के अक्कम में पुश्ते की एक कुर्सी में हैरस धंसा हुआ था। उसका चेहरा दरवाजे की तरफ ही था। उसके अक्कम में मोटा सा एक दरवाजा बड़ी सी टेरेस पर खुला हुआ था और उस तरफ से हल्की हल्की खुशगवार हवा कमरे में आ रही थी। ताहम उस तरफ का जालीदार दरवाजा बंद था। गैरी हैरिस मेरे तसव्वुर से बहुत मुख्तलिफ था। वो भारी भरकम और लंबा चौड़ा आदमी मालूम होता था। जबड़ों का गोश्त लटका हुआ था। चलते वक्त वो यकीनन थल थल करता होगा। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और दूधिया रोशनी में चमक रहे थे। उन्हें देखकर न जाने क्यों यह एहसास होता था कि उन्हें लाजमन सलीके से जमे होना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त कुछ बेतरतीब से थे। हेलो हैरिस, मैंने कुछ दिली से कहा। मेरी आवाज़ गोया किसी मकबरे के गुंबद में गूंज कर वापस आ गई। मेरा तो ख्याल था कि वो गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल करेगा, खुद मुझे हेलो और गुड इवनिंग वगैरह कहेगा, मगर उसने मेरी हेलो का भी जवाब नहीं दिया। एक लम्हे के लिए मुझे मामूली सी खिफ़त का एहसास हुआ। अचानक मैं चौंका। मुझे खुद पर हैरत हुई कि मैंने कमरे में दाखिल होते ही इस चीज़ को क्यों महसूस नहीं किया था। शायद इसकी एक वजह तो ये थी कि मैं कमरे में दाखिल होते ही हस्बे आदत एक ही नज़र में उसका मुकम्मल जायजा लेने की कोशिश करने लगा था। दूसरे, मेरे जहन में दूर दूर तक ऐसा इम्कान नहीं था। मैंने गैर इरादी से अंदाज में सांस रोककर आंखें फाड़ फाड़ कर हैरिस की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली थीं। मैं उन आंखों का रंग भी साफ देख सकता था। वो शफाफ नीली आंखें थीं। उनमें जो थोड़ी बहुत धुंधलाहट थी वो शायद बुढ़ापे की वजह से थी, लेकिन जिस चीज़ को मैंने एक लम्हे की ताख़ीर से महसूस किया था वो ये थी कि वो आंखें बेनूर थीं। एक कदम आगे बढ़कर मैंने ये भी देख लिया कि हैरिस के दोनों बाजू दर हकीकत कुर्सी के हत्थों पर टिके हुए नहीं थे, बल्कि पहलुओं में झूल रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या उस पर दिल का दौरा पड़ा था? क्या वो वाकई मर चुका था? मैं संभल कर तेजी से उसकी तरफ लपका और मेज के अकम में पहुंचा। तब मैंने देखा उसकी पसलियों में ऐन दिल के मकाम पर एक खंजर पेवस्त था, जिसका सिर्फ दस्ता बाहर था। उसके खैमा नुमा कोट के बटन खुले थे और उसकी हल्की नीली धारियों वाली कमीज का बहुत थोड़ा सा हिस्सा खून में तर था और कुछ खून रिश्ता हुआ उसकी पतलून की बेल्ट तक चला गया था। वहाँ तशद्दुद, मुज़ाहमत या कशमकश की कोई निशानी मौजूद नहीं थी। वो नहायत पुरस्कून अंदाज में बैठे बैठे ही मर गया था। ऐसा मालूम होता था कि उसने रजाकाराना तौर पर अपनी पसलियाँ किसी दुश्मन जहाँ के सामने पेश कर दी थी और फराग दिली से कह दिया था कि जो सितम आजमाना है आजमा लो। यह तंजिया ख्याल न जाने क्यों मेरे दिल में आया। हकीकत ये थी कि उस वक्त तो मेरा रोने को जी जा रहा था। मैं बेख्तियार दोनों हाथ छत की तरफ उठा कर करा उठा, खुदाया इस वक्त मैं तकदीर का यह मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में हर कदम पर बड़ी सनसनी है, बड़ा हंगामा है। हर मोड़ पर कोई ना कोई ड्रामा मेरा मुंतजिर होता है, लेकिन कम अज कम इस वक्त मुझे सनसनी से महफूज फरमाते। इस वक्त मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। इस वक्त किसी मायूसी का सामना करने की मुझ में सकत नहीं। मेरी उस आहो बका से सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। हैरिस उसी तरह सागता रहा, उसकी आंखें उसी तरह बेनूर रहीं और खंजर का दस्ता उसी तरह उसके पहलू से झांकता रहा। मैं उस वक्त उस शख्स से ज्यादा तकलीफ में था जिसकी कुमंद लबे बाम पहुँच कर टूट गई हो। मैं चूंकि किस्मत, तकदीर, रज़ा इलाही वगैरह का बहुत ज्यादा कायल था, इसलिए बड़े तासुफ और दुख से सोच रहा था कि क्या राहिला का चेहरा ठीक होना उसके मुकद्दर में नहीं था। क्या मैं उसके लिए इतनी भाग दौड़ करके दर हकीकत तकदीर से लड़ रहा था? मुझे एहसास ही न रहा कि मैं कितनी देर तक साग खड़ा हैरिस के चेहरे को तकता रहा, जो जिंदगी से महरूम था। उसकी जिल्द मोमी सी दिखाई देने लगी थी और दूधिया रोशनी में उसके चेहरे पर एक मरीजाना सी चमक दिखाई दे रही थी। उसकी पसलियों में खंजर पेवस्त हुए यकीनन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। अगर मैं चंद मिनट पहले उसके पास पहुंच जाता तो शायद वो केमिकल मुझे मिल जाता, लेकिन मैं भला चंद मिनट पहले कैसे आ सकता था? अगर आ भी जाता तो शायद वो मुझसे ना मिलता। उसने मुझे 6 बजे का वक्त दिया था और उस तबके के लोग, खसूसन गैर मुल्की, तो वक्त के पाबंद होते हैं, लेकिन मसला ये है कि कुदरत उनसे भी ज्यादा वक्त की पाबंद होती है। आसमान पर उसकी मौत का जो वक्त लिख दिया गया था उससे तो 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता था। अब तो मेरा यह सोचना ही फजूल था कि यूं होता तो यूं होता।